नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे बोर मॉडल को लेकर। इसमें केवल हम बोर मॉडल की परिकल्पनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमने मॉडल पढ़ा थॉमसन मॉडल, और थॉमसन साहब ने बताया था कि परमाणु का समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है, जो कि गलत था। इस बात का सुधार किया रदरफोर्ड साहब ने। उन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और समस्त धनावेश परमाणु के मध्य एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है, और त्वरित गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का ह्रास करता जाएगा, जिससे उसकी वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो लगातार घटती जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन आकर नाभिक में समा जाएगा। इस कमी को दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो बोर मॉडल की क्या क्या परिकल्पनाएं हैं, क्या क्या पोस्टुलेट्स है, उन्हीं के बारे में हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहली पोस्टुलेट की अगर हम बात करें कि बोर ने क्या क्या परिकल्पनाएं बताई, तो देखिए बोर की पहली परिकल्पना क्या है दोस्तों, कि जैसे ये हमारे पास परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इस तरीके से कक्षाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको बोलेंगे पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ऐसे में अगर आगे एक और बना देता हूं, ये तीसरी कक्षा। ठीक है, अब देखिए ये जो कक्षा है इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये जो दूसरी कक्षा है इसको L से, और जो तीसरी कक्षा है इसको M से, ऐसे K L M N इस प्रकार से हम कक्षाओं को नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये K L M N हमारे पास क्या है, कक्षाएं। इनको दोस्तों हम N से प्रदर्शित करते हैं। N का मान हो गया K L M N, तो K के लिए मान 1 रखते हैं, N का, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। मतलब या तो इसको K कक्षा बोल दो या इसको पहली कक्षा बोल दो, एक ही बात है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। ठीक है, तो बोर की पहली परिकल्पना क्या है दोस्तों, बोर ने बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर साहब ने बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है दोस्तों नाभिक, और नाभिक हमेशा कैसा होता है, धनावेशित। नाभिक धनावेशित क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि नाभिक में 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं। नाभिक में 2 कण होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन है ये तो धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है, अर्थात न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। अब देखिए प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, तो कुल मिलाकर टोटल चार्ज कैसा हुआ, तो टोटल चार्ज हमारे पास हुआ धनावेशित। तो याद रखेंगे नाभिक सदैव कैसा होता है, धनावेशित होता है। नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो हम बोलेंगे न्यूट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है 0। अगर हम बात करें नाभिक की, एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं दोस्तों। नाभिक का आकार कितना होता है, तो हम कहेंगे नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। जबकि याद रखेंगे दोस्तों परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर। परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर, जबकि नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। ये जो 10⁻15 है दोस्तों, हम इसको फर्मी भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? फर्मी।
फर्मी का मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो देखिए हमने सीखा कि नाभिक के अंदर तो दो कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला दिया जाता है 2n²। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। यहां ये जो n है इसको कहते हैं दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो n है इसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये कोषों या कक्षाओं की संख्या को बताती है। या तो कोष कह दो या बोल दो ये कक्षाओं को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या या तो कोषों को या फिर कह दो कक्षाओं को बताती है। अगर मैं बात करूं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां पर दोस्तों n की जगह 1 लिख दो। पहली कक्षा के लिए n का मान 1, n का मान 1 2 3 इस तरीके से लेंगे हम। पहली कक्षा के लिए n का मान 1, तो ये बढ़ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास बढ़ेगा दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं, अगर मैं दूसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं अधिकतम, तो भरे जा सकते हैं दोस्तों वही 2 × 2 का स्क्वायर। यहां n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4। तो दूसरी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं अधिकतम? 8। ऐसे ही मैं तीसरी कक्षा की बात करूं तो यहां 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों? तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी हमारे पास 2 × 3 का स्क्वायर। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पाए जाते हैं नाभिक में, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोष या कक्षा। ये जो है इसको हम बोलेंगे दोस्तों कोष, या इसी को हम बोलेंगे कक्षा। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बोर मॉडल के संदर्भ में कोष या कक्षा किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ पर गति करते हैं। इन वर्ताकार पथों को ही हम बोलते हैं कोष या कक्षा। क्या कहते हैं? कोष या कक्षा। और इसी को हम कहते हैं दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथों पर गति करते हैं, जिन्हें कोष, कक्षा या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इन्हें n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए बोर की हम पहली, ये तो हमने एक दोस्तों एक बेसिक चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं बोर की पहली परिकल्पना क्या है, बोर की फर्स्ट परिकल्पना क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इन निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होता है। देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों बिना किसी कारण कोई किसी के चक्कर नहीं लगाता, यह आप भी जानते हैं। कुछ तो सॉलिड रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में घूमते हैं। तो ऐसा क्यों?
इलेक्ट्रॉन आकर नाभिक में क्यों नहीं समा जाते, या इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में ही क्यों घूमते हैं। तो आप याद रखेंगे, दुनिया में कोई भी वस्तु यदि वर्ताकार पथ पर अगर घूमती है तो उसके लिए एक बल जिम्मेदार होता है, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल से। देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें आवेश होता है दोस्तों Ze। परमाणु के नाभिक में कितना आवेश होता है, Ze। मैं अलग से बना देता हूं दोस्तों, इसका डायग्राम यहां एक बार अलग से बना देता हूं। ये सपोज हमारे पास नाभिक है, ये हमारे पास कक्षा है, ठीक है। तो इसमें परमाणु का जो नाभिक होता है इसके अंदर आवेश होता है Zd। कक्षा के अंदर घूम रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और मैंने माना कि नाभिक और ये जो कक्षा है इसके बीच की डिस्टेंस है दोस्तों r। बीच की दूरी कितनी है, r। तो आपने जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में उसमें आपने बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, विद्युत बल या कूलाम बल आपने पढ़ा होगा दोस्तों। F बराबर है, कूलाम बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा, F बराबर K Q1 Q2/r²। कूलाम बल का फॉर्मूला आपने यही सीखा, F बराबर K Q1 Q2/r²। तो देखिए यहां से K को तो K ही रहने देता हूं, K दोस्तों नियतांक होता है, ठीक है। Q1 देखो एक आवेश ये रहा, एक ये रहा, तो इसको Q1 कह दो और इसको Q2 कह दो। तो Q1 का मान तो कितना है, Ze। याद रखेंगे दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में कितना आवेश होता है, तो आप याद रखेंगे Ze। जहां Z है परमाणु क्रमांक और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। साथ में Q2 की वैल्यू कितनी हमारे पास, E अपॉन दोनों के बीच की दूरी, नाभिक और कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, R। तो ये बढ़ जाएगा r का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं kZe²/r², kZe²/r²। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बना, ये विद्युत बल का फॉर्मूला बना। तो देखिए बोर की पहली परिकल्पना है क्या, ध्यान से सुनिए और इसको अच्छे से आप नोट करेंगे कि बोर ने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, और इस वर्तीय पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होता है। इसको लिखेंगे kZe²/r², ठीक है। यहां लोग बात कई बार बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। किस तरीके से, पढ़ा आपने सीखा सही, लेकिन कई बार गड़बड़ क्या कर देते हैं कि यहां जो अभिकेंद्रीय बल है ये विद्युत बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल mv²/r, इसको बोलेंगे दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। mv²/r को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल अपने को किससे प्राप्त होता है, विद्युत बल से। अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है, विद्युत बल से प्राप्त होता है, ना कि विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल से प्राप्त होता है। याद रखेंगे अभिकेंद्रीय बल वर्ताकार पथ में गतिमान कराने के लिए जो जिम्मेदार बल है वो है अभिकेंद्रीय बल, और यहाँ अभिकेंद्रीय बल कौन से बल से प्राप्त होता है, अपने को विद्युत बल से प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों बोर की पहली परिकल्पना का गणितीय रूप है mv²/r बराबर kZe²/r²। अब आपको इसको किस तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करना है, तो आप लिखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथों पर गति करते हैं और वर्तीय पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होता है। यहां ये जो m है ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये जो हमने m पढ़ा
ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। v जो है ये है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर किस वेग से घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेग है दोस्तों हमारे पास v। और r जो है वो है वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है, यह है वर्ताकार पथ की त्रिज्या, ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं r। ये जो k है ये होता है दोस्तों समानुपाती नियतांक, और k की वैल्यू आपने पहले भी सीखी है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। E जो है E, ये E होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां हमारे पास जो E है ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। यहां ये जो Z है, Z, इस Z को पढ़ते हैं दोस्तों परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा, हीलियम की बात करूं तो परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। तो Z किसको बताता है परमाणु क्रमांक को। तो देखिए हमने m तो पढ़ा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। v हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का वेग, r होती है त्रिज्या, k होता है नियतांक 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, z परमाणु क्रमांक होता है, और E जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। तो ये हमने पढ़ा दोस्तों बोर की पहली परिकल्पना। आप इसका गणितीय रूप ध्यान रखेंगे आगे जब हम त्रिज्याओं और वेग की गणना करेंगे। हालांकि 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो उनमें वेग और त्रिज्या निकालने का कोई मैटर नहीं है, केवल सिंपली बोर की परिकल्पनाएं लिख रखी है। बाकी 12th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आपका ये गणितीय रूप आपको ध्यान रखना है। बोर की प्रथम परिकल्पना, ये हमने पढ़ा बोर की प्रथम परिकल्पना कि बोर मॉडल की पहली परिकल्पना क्या है। तो आप याद रखेंगे कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर कि बोर की प्रथम परिकल्पना क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो आप बताएंगे कि बोर ने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथों पर गति करते हैं, और वर्तीय पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल या कूलम बल से प्राप्त होता है। और दोस्तों एक आप अपनी हैबिट डालें, जब भी आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले में जो संकेत आ रहे हैं उनको साइड में परिभाषित करें। आप फॉर्मूले के पास में उनको लिखें आप कि m क्या है, v क्या है, r क्या है, जो भी सिंबल आ रहे हैं फॉर्मूले के अंदर उनको आप साइड में लिखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों बोर की द्वितीय परिकल्पना को लेकर। सेकंड पोस्टुलेट, द्वितीय परिकल्पना, बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये हमने पढ़ा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, इस तरीके से कक्षाएं होती है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ठीक है। आप ध्यान दें आप इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर की दूसरी परिकल्पना क्या कहती है। बोर की दूसरी परिकल्पना कहती है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो देखिए दोस्तों, कोणीय संवेग होता है mvr, कोणीय संवेग होता है mvr बराबर होता है nh/2π। यह है बोर की द्वितीय परिकल्पना का गणितीय रूप कि बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। वही m तो हमारे पास दोस्तों वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हमने पढ़ा अभी। v हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग, r हो जाएगा वर्तीय कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वर्तीय कक्षा की त्रिज्या,
और h है दोस्तों प्लांक नियतांक, ये आपको ध्यान रखना है। h है प्लांक नियतांक और इसकी वैल्यू होती है 6 h की वैल्यू होती है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 और मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। याद रखेंगे दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया जाता है प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे जूल इंटू सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.626 गुणा 10⁻⁻34। दोस्तों एक और बात, जब भी आप किसी भी नियतांक का मान लिखें आप साथ में मात्रक जरूर लिखें। जैसे पूछे कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है तो आप पूरा लिखेंगे मात्रक सहित। मात्रक लिखना मस्ट है, नहीं तो नंबर आपके काटे जा सकते हैं। h = 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और पाई की वैल्यू आप जानते हो दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बोर की जो द्वितीय परिकल्पना है, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है जहां इसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला mvr, जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज का मतलब n का मान 1 2 3 4 ऐसे कोई न कोई पूर्ण गुणज संख्या होनी चाहिए। ये जो बोर मॉडल की जो द्वितीय परिकल्पना है दोस्तों, इसको हम एक फिल्म इंडस्ट्री की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जिसमें आमिर खान क्या क्या डायलॉग मारता है, क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। आपने देखा होगा ऑल इज वेल है, और दूसरा डायलॉग आमिर खान जी मारते हैं कि उनको तो थी राहें चलाती वो खुद अपनी राहें बनाता। उनको तो थी राहें चलाती वो खुद अपनी राहें चलाता। तीसरा, हम किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं। हम जहां खड़े होते हैं रास्ते वहीं से शुरू होते हैं। दोस्तों यहां इलेक्ट्रॉन की कहानी कुछ इसी तरीके की है। इलेक्ट्रॉन की कहानी कुछ इसी तरीके की है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमना पसंद करता है जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज है। इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा, इस वर्ताकार पथ पर घूमेंगे इलेक्ट्रॉन इस वर्ताकार पथ पर घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां बीच में नहीं घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं घूमेंगे, वहीं घूमेंगे जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। हमको तो थी राहें चलाती वो खुद अपनी राहें बनाता। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद अपनी राहें बनाता है, इलेक्ट्रॉन खुद अपना पथ बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई पहले से बने बनाए सड़क है और उसके ऊपर कोई ट्रक चल रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन खुद जिस पथ पर चलता है उस पथ को बोलते हैं कक्षा, और उसी पथ पर चलता है जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ऐसा नहीं है कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी बनाई होती है और उनमें फिर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये कोई सड़क नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्लेन की तरह होता है, एक हवाई जहाज की तरह होता है, प्लेन की तरह होता है। ये अपना रास्ता खुद बनाता है और अपना रास्ता वहां बनाता है जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। आपको समझ में आ रही होगी बोर की द्वितीय परिकल्पना। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं घूमेगा, यहां नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमना पसंद करता है जहां इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इलेक्ट्रॉन की कहानी 3 इडियट पिक्चर के एक डायलॉग कि उनको तो थी राहें चलाती वो खुद अपनी राहें बनाता, इसी पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता खुद बनाता है, इलेक्ट्रॉन किसी के बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि पहले से कक्षाएं बना रखी है, पहले से कोई सड़क बिछा रखी है और उसके ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन गति करता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक प्लेन की तरह होता है। जिस प्रकार प्लेन अपना रास्ता खुद बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन वर्तीय पथ पर गति करता है वो अपना पथ खुद डिसाइड करता है और अपना पथ इस प्रकार से बनाता है कि उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो बोर की द्वितीय परिकल्पना आपको दोस्तों अच्छे से क्लियर हुई होगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है जहां इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। क्लियर? एक बात और याद रखेंगे, ये जो बोर की द्वितीय परिकल्पना है इसको हम बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। जो द्वितीय परिकल्पना है इसको हम बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं।
ये भी आप याद रखेंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 12th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स में पूछ लिया जाता है कि बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है 1 नंबर के अंदर। तो आपको इसकी पोस्टुलेट लिखनी है और साथ ही साथ आपको उसका गणितीय रूप ध्यान रखना है। और फिर कह रहा हूं मैं, जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे जो टर्म्स आ रही है उनको जरूर आप परिभाषित करेंगे। तो ये हमने बात की बोर की 2 परिकल्पनाओं को लेकर। अब देखिए दोस्तों, बोर की तीसरी परिकल्पना क्या है। बोर की जो तीसरी परिकल्पना है ये रदरफोर्ड मॉडल में सुधार की बात करती है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करती है। बोर की रदरफोर्ड साहब ने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षों में घूमता है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उससे वर्ताकार पथ की त्रिज्या घटती जाएगी, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन अंत में आकर नाभिक में समा जाएगा। तो जो रदरफोर्ड मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, जबकि बोर साहब ने सुधार किया और बोर ने कहा कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। जैसे ये हमारे पास नाभिक है, ये हमारे पास पहली क्लास है, ये हमारे पास दूसरी क्लास है, ये हमारे पास तीसरी क्लास है। तो बोर साहब ने बताया कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तभी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, और ये उत्सर्जन या अवशोषण जो है वो फोटोन के रूप में करता है। उत्सर्जन या अवशोषण फोटोन के रूप में करता है। जैसे मैं इसको N1 कक्षा बोल दूं, इसको N2 कक्षा बोल दूं, तो बोर साहब ने बताया कि जो एनर्जी जो होगी वो फोटोन के रूप में जाएगी इस तरीके से En2 माइनस En1। ध्यान दे दोस्तों, मैंने क्या लिखा, En2 ये बाहरी कक्षा की ऊर्जा है, En2 E का मतलब एनर्जी, कौन सी कक्षा की, N2 कक्षा की। इसमें से मैं En1 घटा दूं तो ऊर्जाओं का अंतर कितना बनेगा, वो बनेगा फोटोन की ऊर्जा के बराबर। और फोटोन की ऊर्जा होती है दोस्तों h न्यू, जहां जो h है ये तो हमने पढ़ा प्लांक नियतांक होता है, h तो हमारे पास होता है प्लांक नियतांक, और इसका मान हमने अभी भी पढ़ा 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और यहाँ जो न्यू है ये है हमारे पास दोस्तों आवर्ती। न्यू क्या है हमारे पास है, आवर्ती। तो ये बोर की तृतीय परिकल्पना का गणितीय रूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। H न्यू इक्वल टू En2 माइनस En1। En2 बाहरी कक्षा की ऊर्जा, En1 आंतरिक कक्षा की ऊर्जा, H प्लांक नियतांक और न्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, आवर्ती। तो बोर साहब ने बताया कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन सपोज दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तो जब तक ये दूसरी कक्षा में घूमेगा इसकी ऊर्जा फिक्स रहेगी, इसकी ऊर्जा में ना कमी होगी ना वृद्धि होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा है, ये नाभिक है, नाभिक के पास में पहली कक्षा, जब तक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में मूव कर रहा है तब तक इसकी ऊर्जा ना घटेगी ना बढ़ेगी, इसकी ऊर्जा नियत रहेगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा प्राप्त करता है तो सपोज ये यहां चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहां चला गया, जब तक पहली क्लास में घूम रहा है तब तक तो इसकी ऊर्जा वही रहेगी। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर ऊर्जा में कमी या वृद्धि होगी। तो ध्यान दें, पहली क्लास की ऊर्जा, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास। तो दोस्तों याद रखेंगे, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी ऊर्जा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे बोर कक्षाओं में ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। मतलब पहली कक्षा की ऊर्जा कम, दूसरी कक्षा की ऊर्जा उससे थोड़ी ज्यादा और तीसरी कक्षा की ऊर्जा और ज्यादा। तो देखिए पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास ऊर्जा कम है, अगर वो दूसरी कक्षा में जाना चाहता है तो उसको ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, और ऊर्जा बढ़ाना है इसका मतलब वो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। तो आप याद रखेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जैसे दूसरी क्लास से पहली क्लास में आता तो उसको अपनी ऊर्जा कम करनी पड़ती, इसका मतलब वो ऊर्जा का क्या करता, उत्सर्जन करता। तो सीखने की बात क्या हुई कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का करेगा अवशोषण, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो बोर की तृतीय परिकल्पना के बारे में क्या लिखेंगे दोस्तों आप, कि बोर ने बताया कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन
ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, और ये उत्सर्जन या जो अवशोषण है ये फोटोन के रूप में करता है, अर्थात hν बराबर En2 माइनस En1। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण करता है, जबकि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको बोर मॉडल की परिकल्पनाएं अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक यू।